नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना गबन, जो प्यार, लालच और सच्चाई के टकराव की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गबन। भाग एक। बनारस का बाग, समाज की हलचल और एक परिवार की कहानी। शाम का समय था। बनारस के मालती बाग में लोग रोज की तरह सैर कर रहे थे। यहाँ के शांत वातावरण में फूलों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर छोटे छोटे समूह बने हुए थे। कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा था तो कोई व्यापार पर। लेकिन एक कोने में बैठी महिलाओं के समूह का विषय था गहनों का शौक। यह वह समय था जब गहने केवल शौक की वस्तु नहीं, प्रतिष्ठा का प्रतीक माने जाते थे। महिलाओं के लिए गहनों की संख्या ही उनके सौभाग्य और मान का मापदंड थी। पहली महिला हंसते हुए, क्यों बहन, तुम्हारे ये कान के झुमके नए हैं ना? बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहाँ से बनवाए? दूसरी महिला गर्व से, बनारस के बाजार से। कारीगर को खास हुक्म दिया था सो उसने मनचाही चीज बना दी। तीसरी महिला, तुम्हारे पति बड़े किस्मत वाले हैं कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। पहली महिला, अरे गहने कौन खुद के लिए पहनता है? यह तो पति के मान की बात होती है। उसी बाग में रामनाथ अपनी पत्नी जालपा के साथ बैठा था। रामनाथ एक साधारण क्लर्क था जो एक मामूली वेतन में अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। उसका चेहरा भला, लेकिन आत्मविश्वास की कमी से भरा हुआ था। जालपा सुंदर, चंचल और गहनों की दीवानी थी। उनका विवाह हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उनकी इच्छाओं और वास्तविकता के बीच की खाई पहले ही चौड़ी हो चुकी थी। जालपा शरारती अंदाज में, क्यों जी, कब तक इन पुरानी चूड़ियों में मुझे देखकर मन बहलाओगे? रामनाथ मुस्कुराते हुए, तो क्या करूं? अभी पैसे नहीं हैं। अगले महीने का वेतन आए तो कुछ बनवाने की सोचूंगा। जालपा गंभीर स्वर में, मैंने कभी बड़ी मां को बिना गहनों के नहीं देखा। क्या मैं इतनी अभागिन हूं कि शादी के बाद भी बस मां की दी हुई पुरानी चूड़ियां पहनूं? रामनाथ उसकी बात सुनकर चुप हो गया। वह जानता था कि जालपा गलत नहीं थी। गहनों का शौक भले ही व्यर्थ हो, लेकिन एक पत्नी के अधिकार और उसकी इच्छाएं उसके प्रेम और स्वाभिमान से जुड़ी होती हैं। जालपा का यह शौक धीरे धीरे रामनाथ के मन में एक बोझ बनकर बैठ गया। वह अक्सर अकेले में सोचता, क्या मैं इतना असमर्थ हूं कि अपनी पत्नी की एक मामूली सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता? लेकिन वेतन तो सीमित था और खर्चे अनगिनत। उसकी आय कभी भी उसके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती थी। रामनाथ ने एक दो बार अपने सहकर्मी रमानाथ से उधार की बात सोची, लेकिन उसकी आत्मा ने इसे गलत ठहराया। हालांकि जल्द ही वह अपने नैतिक मूल्य और पारिवारिक प्रेम के बीच फंसने वाला था। एक दिन रामनाथ को अचानक एक बड़े खर्च की जरूरत पड़ी। जालपा को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और उसने नए गहनों की मांग की। रामनाथ ने सोचा कि यह मौका टालना नामुमकिन है। वह अपने एक परिचित महाजन के पास गया। महाजन चालाकी से, रामनाथ बाबू, आपको कर्ज चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन याद रखिए कर्ज लेना आसान है, चुकाना मुश्किल। रामनाथ बेचैनी से, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरा वेतन आते ही चुका दूंगा। महाजन ने कर्ज दे दिया, लेकिन अपनी शर्तों पर भारी ब्याज के साथ। रामनाथ ने इस कर्ज से जालपा के लिए कुछ गहने खरीदे। जालपा की आंखों में खुशी देखकर वह अपनी चिंताओं को भूल गया, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। कर्ज की सच्चाई जल्दी ही उसे जगाने वाली थी। भाग दो। कर्ज का बोझ और नैतिक पतन की ओर बढ़ते कदम। रामनाथ के घर लौटने के बाद का माहौल बदला हुआ था। उसने महाजन से उधार लिए पैसे से जालपा के लिए नई चूड़ियां बनवाई थीं। जब वह उन्हें लेकर घर पहुंचा तो जालपा की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और रामनाथ के हाथ से चूड़ियां लेकर उन्हें पहनने लगी। जालपा खुश होकर, अरे वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। आप जानते हैं, मुझे हमेशा से ऐसी चूड़ियों की ख्वाहिश थी। रामनाथ जालपा की खुशी देखकर मुस्कुराने लगा। वह उसकी आंखों में चमक देखकर अपने फैसले को सही मानने लगा, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक भारी बोझ था, वह कर्ज का बोझ, जिसे वह छिपा रहा था। जालपा चुहल करती हुई, अब तो मैं हर शादी में इन चूड़ियों को पहनकर जाऊंगी। सब लोग मुझसे जरूर पूछेंगे कि इतनी सुंदर चूड़ियां कहां से बनवाई। रामनाथ ने सिर हिलाया और बात को टाल दिया।
लेकिन उसके मन में यह बात गूंजती रही कि यह खुशी कितनी देर टिकेगी। महाजन से लिया गया कर्ज छोटा नहीं था। वह हर महीने भारी ब्याज जोड़ता था। रामनाथ की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह समय पर सब कुछ चुका सके। एक एक करके महीने गुजरते गए और कर्ज बढ़ता गया। महाजन ने अपनी वसूली शुरू कर दी। एक दिन जब रामनाथ ऑफिस से घर लौटा तो महाजन दरवाजे पर खड़ा था। महाजन कड़वे स्वर में, रामनाथ बाबू, बहुत दिन हो गए, अब तक पैसे नहीं लौटाए। ब्याज हर दिन बढ़ता जा रहा है। रामनाथ घबराते हुए, बस थोड़ा और समय दो, मैं जल्द ही चुका दूंगा। महाजन चालाकी से हंसते हुए, समय तो मैं दे सकता हूं, लेकिन हर दिन का ब्याज जुड़ता रहेगा। आप समझते हैं, व्यापार में दिल नहीं, दिमाग चलता है। रामनाथ सिर झुकाए अंदर चला गया। वह जानता था कि महाजन सही कह रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। रामनाथ का मन धीरे धीरे काम में लगना बंद हो गया। वह ऑफिस में बैठा अक्सर अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचता रहता। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। हर दिन महाजन का खतरा और जालपा की इच्छाएं उसके दिमाग में टकरातीं। रामनाथ स्वयं से, यह जीवन कितना कठिन है। क्या केवल पैसे की कमी ही इंसान को इतना विवश कर सकती है? एक दिन उसने अपने साथी रमानाथ से मदद की उम्मीद की। रमानाथ अच्छा आदमी था, लेकिन खुद भी पैसे की किल्लत झेल रहा था। रमानाथ, रामनाथ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हालत क्या है, लेकिन इस वक्त मैं खुद परेशानी में हूं। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रामनाथ की उम्मीद एक और बार टूट गई। अब वह पूरी तरह कर्ज और असफलता के दलदल में फंस चुका था। आर्थिक तंगी से जूझते हुए एक दिन रामनाथ के सामने मौका आया। वह जिस ऑफिस में काम करता था, वहां पैसों का बड़ा लेन देन होता था। एक दिन जब कैश बुक की जिम्मेदारी उसके हाथ में आई, तो उसका मन डगमगाने लगा। रामनाथ, मन ही मन, अगर मैं यहां से थोड़े पैसे निकाल लूं, तो कौन जान पाएगा। बस इतना कि मैं महाजन का कर्ज चुका दूं और फिर धीरे धीरे पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन उसके भीतर की नैतिकता उसे बार बार रोकती रही। रामनाथ अपने से लड़ते हुए, नहीं, यह चोरी होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो जालपा की इच्छाएं और महाजन की धमकियां मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। आखिरकार उसने अपने मन का दबाव नहीं झेला और पहली बार चोरी कर ली। उसने ऑफिस के पैसों में से एक बड़ी रकम उठाई और सोचा कि वह जल्दी ही इसे लौटा देगा। लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम था। उसने महाजन का पूरा कर्ज चुका दिया। जब वह पैसे लौटाने गया तो महाजन का चेहरा देखने लायक था। महाजन चौंक कर, अरे, इतनी जल्दी पैसे कहां से आए? रामनाथ आंखें चुराते हुए, बस एक दोस्त ने मदद कर दी, अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। महाजन ने उसे शंका भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रामनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह मुक्ति अस्थायी थी। चोरी से मिला पैसा कभी न कभी पकड़ा ही जाता है, और उसका बोझ नैतिक रूप से भी हर समय पीछा करता रहता है। भाग 3, चोरी का बोझ और सामाजिक दबाव का असर। रामनाथ ने भले ही महाजन का कर्ज चुका दिया हो, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं था। हर दिन ऑफिस जाते समय उसे यही डर सताता कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी न जाए। ऑफिस में बैठे बैठे वह अक्सर ख्यालों में खो जाता। जब उसके सहकर्मी उससे बात करते, तो वह चौकन्ना होकर उनके शब्दों को समझने की कोशिश करता, जैसे वे उसकी चोरी के बारे में जानते हों। एक दिन ऑफिस में कैशबुक की जांच हो रही थी। रामनाथ की धड़कनें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ीं। सहकर्मियों को उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। रमानाथ आश्चर्य से, क्या हुआ रामनाथ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामनाथ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। रमानाथ ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। रामनाथ जानता था कि उसकी हरकतें उसे मुश्किल में डाल सकती हैं। वह खुद से कहता रहा, मुझे शांत रहना होगा। अगर मैंने घबराहट दिखाई तो सबको शक हो जाएगा। घर पर जालपा अब पहले से ज्यादा खुश थी। उसे लगता था कि रामनाथ ने उसके लिए जो किया वह उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इंसानी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जालपा हंसते हुए, आपने तो मेरा सपना पूरा कर दिया, लेकिन अब मुझे एक हार की भी जरूरत है।
बिना हार के मेरा गहनों का सेट अधूरा लग रहा है। रामनाथ ने यह सुना तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, जालपा, अभी पैसे नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। जालपा बिना उसका चेहरा देखे, क्या हर बार पैसे की बात करना जरूरी है? मैं तो बस एक छोटी सी चीज मांग रही हूं। रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि वह जालपा की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन अब उसके पास साधन भी नहीं थे। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। ऑफिस में चोरी के बारे में बातें होने लगीं। कैशबुक की गड़बड़ी धीरे धीरे सामने आने लगी। हालांकि किसी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन यह खबर सब तरफ फैल चुकी थी कि किसी कर्मचारी ने पैसा चुराया है। रमानाथ गंभीर स्वर में, रामनाथ, सुना तुमने? ऑफिस में चोरी की बात हो रही है। किसी ने कहा है कि यह काम अंदर के किसी आदमी का है। रामनाथ चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए, कौन कहता है ऐसा? यह तो सिर्फ अफवाह है। हमें ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। रमानाथ ने उसकी ओर गौर से देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। रामनाथ अब घर और ऑफिस दोनों जगह बेचैनी महसूस करता था। उसके मन में अपराधबोध गहराता जा रहा था। हर छोटी सी आवाज भी उसे डराने लगी थी। जब दरवाजे पर दस्तक होती, चौंक कर खड़ा हो जाता। रामनाथ अपने आप से, क्या होगा अगर मुझे पकड़ा गया? मेरी इज्जत, मेरा परिवार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रामनाथ की मजबूरी उसे एक और चोरी की ओर धकेलने लगी। वह सोचने लगा कि अगर वह थोड़ा और पैसा निकाल ले तो जालपा के लिए हार भी बनवा देगा और बाकी के कर्ज भी चुका देगा। लेकिन उसका नैतिक द्वंद्व उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। रामनाथ अपने भीतर के संघर्ष से, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहली बार की गलती काफी थी, लेकिन अगर मैंने और पैसे नहीं निकाले तो जालपा मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। भाग 4। अपराध की दलदल में और गहराई तक। रामनाथ के मन में नैतिकता और परिस्थितियों की लड़ाई चल रही थी। उसने पहली चोरी का बोझ अपने भीतर दबाए रखा था, लेकिन जब एक बार कुकर्म का रास्ता खुलता है तो पीछे मुड़ना आसान नहीं होता। जालपा की नई मांगें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिशें उसे फिर उसी राह पर ले गईं। एक दिन जालपा ने अपने मोहल्ले की महिलाओं के बीच बैठी हुई नई चूड़ियों का जिक्र किया। सभी महिलाएं उसे सराह रही थीं, लेकिन जालपा का ध्यान कहीं और था। उसके गले में एक सुंदर हार की कमी थी। पहली महिला, जालपा बहन, तुम्हारी ये चूड़ियां कितनी सुंदर हैं। क्या ये वही हैं जो बनारस के कारीगर से बनवाई थीं? जालपा मुस्कुराते हुए, हाँ, लेकिन अब इनका कोई मजा नहीं। मुझे तो एक हार चाहिए, तभी पूरा सेट लगेगा। महिलाएं हंसने लगीं और उनके हंसने की आवाजें जालपा के मन में गूंजने लगीं। वह तुरंत घर आई और रामनाथ से बात की। जालपा जिद करते हुए, अब तो बस एक हार बनवा दो। मुझे हर शादी ब्याह में अधूरा लगना अच्छा नहीं लगता। रामनाथ की आंखों में परेशानी की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अभी पैसे नहीं हैं जालपा, कुछ दिनों में देखूंगा। जालपा, तुनक्कर, कब से ऐसा कह रहे हो? क्या हमेशा मुझे टालते रहोगे? रामनाथ ने चोरी करने का निर्णय कर लिया। उसे लग रहा था कि यदि वह थोड़े और पैसे उठा ले तो अपने सारे कर्ज चुका सकेगा और जालपा की इच्छाओं को भी पूरा कर सकेगा। रामनाथ अपने आप से, पिछली बार कोई नहीं जान सका। अगर इस बार भी मैं सोच समझकर काम करूं तो कोई मेरा नाम नहीं लेगा। उसने ऑफिस के कैश बॉक्स से पैसे निकालने की योजना बनाई। वह रात को देर तक इस बारे में सोचता रहा और सुबह निश्चय करके काम पर गया। रामनाथ ने ऑफिस में वही गलती फिर से दोहराई। उसने बड़ी सावधानी से पैसे निकाले, लेकिन इस बार उसकी घबराहट अधिक थी। जब उसने पैसे जेब में रखे तो उसे लगा कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने जल्दी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह जल्दी से घर आया और जालपा के सामने पैसे रख दिए। रामनाथ बिना उसकी आंखों में देखे, ये लो, अब तुम जो चाहती हो वह बनवा लो। जालपा खुश होकर, सच? हार के लिए पैसे? आपने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। रामनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं
और ऑफिस में अब हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था। कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर कोई दोषी निकला तो उसे कठोर सजा मिलेगी। रमानाथ, जो रामनाथ का सबसे करीबी दोस्त था, एक दिन उसके पास आया। रमानाथ, रामनाथ, क्या तुमने सुना? मैनेजर ने कहा है कि अब हर किसी पर नजर रखी जाएगी। चोरी करने वाला बच नहीं सकता। रामनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, अरे, ये सब तो अफवाहें हैं। मैं नहीं मानता कि कोई ऑफिस के अंदर से चोरी कर सकता है। रमानाथ, संदेह से, लेकिन अगर कोई सच में ऐसा कर रहा हो तो? रामनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर का डर अब और बढ़ चुका था। जालपा अपने नए हार को देखकर खुश थी, लेकिन रामनाथ की उदासी ने उसके मन में भी हलचल पैदा की। जालपा, चिंतित स्वर में, आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? क्या कुछ हुआ है? रामनाथ, बचने की कोशिश करते हुए, नहीं, कुछ खास नहीं, बस काम का थोड़ा दबाव है। जालपा ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने नजरें चुरा लीं। ऑफिस में चोरी की जांच और सख्त हो गई। मैनेजर ने कुछ कर्मचारियों को शक के घेरे में रखा था और धीरे धीरे उनका दायरा संकुचित हो रहा था। एक दिन ऑफिस में एक अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को लाइन में खड़ा करके पूछताछ शुरू कर दी। जब रामनाथ की बारी आई तो उसके पसीने छूट रहे थे। अधिकारी, सख्ती से, रामनाथ, क्या तुम जानते हो कि ऑफिस से पैसे गायब हो रहे हैं? रामनाथ, घबराते हुए, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। उसका गला सूख रहा था। अधिकारी ने उसे गौर से देखा और अगला सवाल पूछने वाला ही था कि तभी मैनेजर ने कुछ और निर्देश दिए। भाग 5, सत्य का सामना और गिरते रिश्तों का बोझ। रामनाथ अब अपने ही किए गए पापों के जाल में बुरी तरह उलझ चुका था। ऑफिस में हर तरफ चर्चा हो रही थी कि जल्द ही चोर का नाम सामने आ जाएगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, रामनाथ की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह अब न ठीक से खा पाता था, न सो पाता था। ऑफिस में सभी कर्मचारियों से एक एक करके पूछताछ की जा रही थी। रामनाथ का नाम उन लोगों में सबसे ऊपर था जिन पर शक किया जा रहा था। एक दिन उसे मैनेजर के कमरे में बुलाया गया। मैनेजर, रजा सख्त लहजे में, रामनाथ, तुम हमारे पुराने कर्मचारी हो, लेकिन हाल में ऑफिस से कई बार पैसे गायब हुए हैं और हमारी नजर में तुम पर शक है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? रामनाथ का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सूखे होठों को जीभ से तर किया और जवाब दिया, मुझे नहीं पता साहब, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैनेजर ने उसकी घबराहट को भांप लिया। मैनेजर, गहरी नजरों से देखते हुए, तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम कुछ छिपा रहे हो। अगर सच बोलोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है, वरना परिणाम बहुत गंभीर होंगे। रामनाथ के भीतर का अपराधबोध उसे चिल्ला चिल्लाकर सच कहने को मजबूर कर रहा था, लेकिन वह डर के मारे कुछ नहीं कह सका। रामनाथ की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि जालपा भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसने कई बार उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन रामनाथ हर बार बहाना बना देता। एक दिन जालपा ने सीधे शब्दों में पूछ लिया, रामनाथ, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह काम का तनाव नहीं हो सकता। सच सच बताओ कि क्या बात है। रामनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने अपनी नजरें झुका लीं। जालपा, उसे कंधे से पकड़कर, अगर कोई बड़ी परेशानी है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हमें मिलकर हर समस्या का सामना करना चाहिए। रामनाथ का दिल भर आया, लेकिन वह चुप ही रहा। कुछ ही दिनों में जांच पूरी हो गई। चोरी के सबूत रामनाथ के खिलाफ थे। एक दिन मैनेजर और 2 अधिकारी उसके घर आए। उन्होंने रामनाथ से 2 टूक बात की। मैनेजर, रामनाथ, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हम जानते हैं कि चोरी तुमने की है। बेहतर होगा कि तुम खुद इसे स्वीकार कर लो। इससे तुम्हें कुछ राहत मिल सकती है। रामनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसके पैर कांपने लगे। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी गलती कबूल कर ली। रामनाथ, आंसुओं के बीच, हाँ, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं कर्ज में डूब गया था और जालपा की खुशियों के लिए मैंने यह सब किया।
मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यह माफी अब तुम्हें बचा नहीं सकती। कानून अपना काम करेगा। जब जालपा को यह सब पता चला तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन ये आंसू दुख और पछतावे के थे। जालपा गुस्से और पीड़ा में, तो यह सब मेरी वजह से हुआ। मेरी इच्छाओं ने तुम्हें यह करने पर मजबूर किया। मैं कितनी अंधी थी। काश मैं समझ पाती कि तुम्हारी हालत क्या हो रही है। रामनाथ ने सिर झुका लिया। वह कुछ नहीं कह सका। जालपा अपने गहनों की ओर देखते हुए, ये चूड़ियां, ये हार, ये सब मेरे लिए धिक्कार है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना था, लेकिन मैंने उसे नहीं पहचाना। परिणाम, रामनाथ को नौकरी से निकाल दिया गया और अदालत में उसके खिलाफ मामला चला। उसे सजा मिली और जालपा को अकेले जीवन का सामना करना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति में जालपा को यह एहसास हुआ कि वास्तविक खुशी साधारण जीवन में होती है, जहां प्यार और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत होती हैं। रामनाथ का जीवन दुख और पछतावे का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और झूठ का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है और सच्चा सुख केवल ईमानदारी और सादगी में ही मिलता है। समाप्ति। तो दोस्तों, यह थी गबन की कहानी, जो हमें ईमानदारी और सादगी का असली मतलब सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी तक पढ़ते रहिए।